Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Jyoti Jun. I welcome you all to my YouTube channel. I teach general studies for all the competitive exams. Let's get started with the previous topic is historical background of Indian Constitution. Let's start now. As we discuss the Constitution and after that historical background of Indian Constitution from 1773 to 1853. ठीक है, यहाँ तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं. अब हम इससे आगे पढ़ेंगे. अभी तक जो 1853 जो हमारा लास्ट एक्ट था, ये एक्ट था एक चार्टर एक्ट. ठीक है, लिख देते हैं. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चल रहा है अभी. चार्टर एक्ट खत्म हो गया. चार्टर एक्ट का मतलब क्या था? ये एक्ट किसके लिए आ रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए. ठीक है, अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी, लास्ट हम इसका रिकैप ले लेते हैं कि 1853 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ईस्ट इंडिया कंपनी को कह दिया था कि कभी भी आपका सेशन खत्म हो चुका है, खत्म हो सकता है. ठीक है, हम कभी भी आपको ओवरथ्रो कर सकते हैं. आपका टेन्योर नहीं है अब आगे ट्रेड करने का भी. ट्रेड का टेन्योर भी उनका खत्म हो चुका था. अगर आपका बिहेव अच्छा नहीं रहा तो हम कभी भी सरकार को ले सकते हैं. इसके बाद अब आता है 1853 हो गई, एक्ट हो गया. 1853 के बाद 1857 1857 की क्रांति, रिवॉल्ट. 1857 के अंदर एक क्रांति होती है. ठीक है, एक झांसी की रानी वाली कहानी जो है उसके बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल व्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो हम पढ़ेंगे सिर्फ पॉलिटिकल व्यू के बारे में. ठीक है, 1857 की रिवोल्ट हो गई है. ये एक स्पॉय म्यूटिनी था. ठीक है, आर्मी वालों की लड़ाई थी. ठीक है, इसे कहा जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. इसे हमारे इंडियंस ने कहा कि ये हमारी आजादी की पहली लड़ाई है. अब हमें आजादी चाहिए. हमें अब आजादी किससे चाहिए? रूल कर रही है अभी तक हमें ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी हमें रूल कर रही है. ठीक है, किसके कहने पे कर रही है? वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कहने पे हमें रूल कर रही है. इसका जो अभी तक शासन चल रहा था, जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, वो था इनडायरेक्ट. इसका चल रहा था डायरेक्ट. है यही, लेकिन ये है कंपनी और ये है गवर्नमेंट. अब हो गई लड़ाई, विद्रोह हो गया. ठीक है, 1857 की क्रांति है. ठीक है, क्रांति का मतलब क्या होता है? एक ऐसी लड़ाई जो धीरे धीरे फैलती जाए. अब वो फैल चुकी है पूरे के पूरे देश के अंदर. ठीक है, सैनिकों ने भी कर दी है, राजाओं ने भी कर दी है, आम जनता ने भी कर दी है. अब उसके बाद अब सरकार क्या करेगी? सरकार लेके आती है एक नया एक्ट. अब इस एक्ट को कहते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. ऑफ इंडिया एक्ट 1858. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों कहा जाता है? कि अब ये जो एक्ट आया है, जो अब रूल रेगुलेशंस आया है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नहीं, ये अब आया है इंडियंस के लिए. अब ये अपने देश के लिए आया है. ठीक है,
अब हमारे देश में एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा प्रॉपर तरीके से। इससे पहले हमने देखा था 1833, 53 से पहले 20 साल पहले 1833 आया था। उसके अंदर जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, वो बन गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, यहां तक था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इसी ने बता दिया था कि आने वाले टाइम में अब मैं इंडिया पे रूल करूंगा। यहां है ईस्ट इंडिया कंपनी, यहां है ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब इस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई तेरा तो वहां राजपाट खत्म है, तेरा बिजनेस भी खत्म है, ऑलरेडी हम खत्म कर चुके, चाइना के साथ हमने खत्म कर दिया, चाय का बिजनेस तेरा हमने खत्म कर दिया, 20 साल का ट्रेड तेरा हमने खत्म कर दिया, रिन्यू भी नहीं कराना तेरे को, अब तू भाई वापस आ जा। ठीक है, अब ये बुला लिया। अब है डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। क्राउन का शासन है ना, वहां पे राजा होता है, हेरिडिटेरी राजा या रानी। तो ब्रिटिश क्राउन और ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसे ब्रिटिश क्राउन भी कह सकते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। चलो अब इससे आगे चलते हैं। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी रूल हमारे किसके ऊपर? इंडिया के ऊपर। वो कहती है कि भाई मुझे नहीं पता, लड़ाई वड़ाई इसने करवा दी है ईस्ट इंडिया कंपनी ने, मैं बहुत अच्छा हूं, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आऊंगा, मैं इतने अपने देश को संभाल रहा हूं तो तुम्हारे देश को भी संभालूंगा। अब वो संभालने की बात कर रहा है। अब जो ब्रिटिश क्राउन का जो गवर्नमेंट चलती है, सरकार कहां से चलती है? लंदन के अंदर। ठीक है, अब ये लंदन के अंदर एक बनाया ऑफिस, किसके लिए? इंडिया के लिए। इसका नाम है इंडिया ऑफिस, ऑफिस ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया ऑफिस कहा जाता है इसे। इंडिया ऑफिस बनाया है। अब ऑफिस, इसके अंदर अब जो सरकार बैठेगी वो किसके लिए बैठेगी? इंडिया के लिए। अब ये है हमारा इंडिया, मैप से पढ़ेंगे प्रॉपरली, ग्राफ बना बना के, ग्राफ से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब यहाँ इंडिया ऑफिस है, अब ये है इंडिया। इंडिया के अंदर अभी फिलहाल कौन है सरकार? गवर्नमेंट, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, GOI बैठता है। इसको अभी जब भी पढ़ेंगे ना हम GOI के नाम से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना लंबा लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चल रहा है, इसकी है अपनी एक काउंसिल। काउंसिल बनाई थी पहले, 4 मेंबर्स दिए थे, 4 के बाद वो मेंबर्स बढ़ गए थे 33 में और 53 में। ठीक है, वो मेंबर्स बढ़ के हो गया 16। अब वो मेंबर्स बढ़ गए थे, अब ये है, अब यहाँ ऑफिस है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बैठेगी, तो इसके ऊपर, इसका मतलब ये तो पहले ही बैठा था, ठीक है, इसके होते हुए भी लड़ाई हो गई, तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए? इसके ऊपर चाहिए। अब ये ऑफिस क्या भेजता है? एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब ये कह रहा है कि मैंने भेज दिया एक सेक्रेटरी, वो बैठा है किसके? इसके ऊपर, ठीक है, इससे बड़ी पोस्ट है इसकी। ये रिस्पॉन्सिबल होगा, इंडिया के अंदर गवर्नर जनरल है, ठीक है, गवर्नर जनरल रिस्पॉन्सिबल होगा किसके? रिस्पॉन्सिबल लिख देता, रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? सेक्रेटरी के लिए। सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा? इंडिया ऑफिस के लिए। इंडिया ऑफिस क्या है? ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये 3 बैठे हैं, ये ऑर्डर दे रहा है इसको, ब्रिटिश सरकार ऑर्डर किसको देगी? इसने ऑर्डर दिया इसको, सेक्रेटरी को ऑर्डर दे रहा है, ये डायरेक्शंस दे रहा है कि भाई कैसे काम करना है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन।
ये किसको डायरेक्शन देगा? ये डायरेक्शन दे रहा है इसको, गवर्नर जनरल को, ये इसको डायरेक्शंस दे रहा है। यानी ये इसका बॉस है, इसका बॉस ये है। कंसेप्ट क्लियर? आगे चलते हैं। अब ये बॉस हो गए हैं। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, इसकी अपनी काउंसिल है। अब सरकार क्या कह रही है? जब सरकार है तो सरकार के लिए एक बार में पूरे इंडिया के ऊपर रूल करना इजी नहीं है। अब वो क्या करती है? इंडिया को डिवाइड कर देगी इनटू प्रोविंसेस, प्रांत, जो हम स्टेट बोलते हैं। और जो ये स्टेट का मतलब है, ये कंट्री से है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टेट का मतलब है कंट्री से, और प्रोविंसेस का मतलब है स्टेट से, यानी प्रांत से। अब इसमें डिवाइड कर दे, यानी ये इंडिया है और इसका ये राज्य बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, राज्य बना दिए हैं। अब राज्य बना दिए हैं तो राज्य के अपने आप चलेंगे। ये हो गई हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हो गई जहां गवर्नर जनरल बैठ रहा है बंगाल में, बंगाल के अंदर हो गई हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। और अब ये प्रोविंसेस आया तो स्टेट गवर्नमेंट भी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट चाहिए तो इनके लिए भी क्या बिठाया हमने? गवर्नर। ब्रिटिश सरकार ने गवर्नर बिठा दिया, और उसकी अकेले तो वो भी काम नहीं करेगा, उसकी भी बना दी काउंसिल। गवर्नर की काउंसिल को पहले क्या कह रहे थे? जब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाता तो उसकी काउंसिल को बोलते थे इंडियन काउंसिल। ठीक है, प्रोविंशियल काउंसिल हो गई है ये हो गई है प्रोविंशियल काउंसिल। प्रोविंसेस के अंदर है प्रोविंशियल काउंसिल। यूटी भी तो है हमारे, यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी के अंदर बिठाया है कौन? लियूटेनेंट गवर्नर। इससे छोटा गवर्नर। ठीक है, जो स्टेट के अंदर बैठता है वो तो होता है गवर्नर, जो यूटीज के अंदर बैठता डिफरेंशिएट करने के लिए ये है लियूटेनेंट गवर्नर। ये एडमिनिस्ट्रेशन भेजा है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के लिए। ठीक है, ये हमारा है कौन सा एक्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये चेंजेस हुए हमारे किसके अंदर? 1858 के अंदर। इतना सारी सरकार हमारी बन गई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखना हलचल बहुत जल्दी जल्दी होगी। पहले 20-20 साल 30-30 साल चल रहा है शासन, नहीं अब हलचल है। 1858 के बाद 1858 के बाद नया एक्ट आ गया 1861। अब वो एक्ट किसके लिए आएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो बन गई है, यानी अब जितने भी एक्ट हम पढ़ेंगे वो सारे पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। इंडिया के लिए पढ़ रहे हैं तो अब क्या है? इंडियन काउंसिल। अब बार बार ये नहीं लिखेंगे गवर्नर जनरल, इंडियन काउंसिल। अब एक्ट आएंगे यहां की सरकार को चलाने के लिए एक्ट। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 3 साल के बाद सरकार को चलाने के लिए आ गया है। अब क्या है? गवर्नर जनरल की काउंसिल बन चुकी है, लियूटेनेंट्स बन चुके, प्रोविंशियल बन चुके हैं। अब ये कह रहा है कि जब नाम ही इंडियन काउंसिल है तो इंडियंस कहां है? उसमें रूल कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेजिस्लेशन के पास लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेशन मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली, जो रूल बनाती है।
अब रूल बन रहा है इंडियंस के लिए, ठीक है। मेंबर्स बैठे सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स। जो हमारा सेक्रेटरी आया था, सेक्रेटरी जो और कोई नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर है वो, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वहां की लेजिस्लेशन का कैबिनेट मिनिस्टर है वो। रिपोर्ट किसको कर रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। लेजिस्लेशन असेंबली चला रहा है वो, लेकिन क्या नहीं है? इंडियंस नहीं है। अब वो डिमांड करेंगे इसके अंदर, ठीक है। इंडियंस की डिमांड चल रही है। अब इंडियन क्या कह रहे हैं? नॉमिनेट, ये एक्ट आया है टू नॉमिनेट इंडियंस इन द इंडियन काउंसिल, ठीक है। जो काउंसिल चल रही है वो काउंसिल किसके लिए चल रही है? लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली सेंटर गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट के अंदर अब वो अपना अधिकार मांग रहे कि इंडियंस को तो लाओ, ठीक है। अब वो इंडियंस को लेकर आ रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। ये मांगा था, अब इन्होंने हाँ की है कि भाई नॉमिनेट हम कर देंगे, ठीक है। इन्हें बोलते हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। नॉमिनेट किए हैं, 3 मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया, 3 बने। नाम क्या है वो जानते हैं। एक राजा ऑफ बनारस, ठीक है। दूसरा महाराजा ऑफ पटियाला, पटियाला। सर देवेंद्र राय, सर दिनकर राव। तीसरा है सर दिनकर राव, ठीक है। नाम में देवेंद्र दिनकर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ एक जैसे नामों में। तो ये 3 मेंबर्स हैं, 3 इंडियंस सेलेक्ट हुए। अब नॉमिनेट, सेलेक्ट नहीं कह सकते, नॉमिनेट। नॉमिनेट मतलब उनका मन कर, नॉमिनेट का मतलब होता है बिना किसी इलेक्शंस के, बिना किसी वोटिंग के, हमें जो अच्छा लग रहा है उन 3 मेंबर्स को हमने सिलेक्ट कर लिया। सीधी सीधी बात है। मैं किसे सिलेक्ट करूंगा? मेरी सरकार है, मैं किसे सिलेक्ट करूंगा? जो मेरे बेनिफिट के लिए काम करेगा। ये बेनिफिट के लिए काम करते थे तो हमने उठा के इन्हें बना दिया नॉमिनेटेड। तो 3 मेंबर्स नॉमिनेट हो गए, चलो नॉमिनेट तो किए उन्होंने। अब ये 3 मेंबर्स नॉमिनेट हो गए हैं, ठीक है। नॉमिनेटेड जो मेंबर्स हैं इनके पास पावर क्या है? कुछ भी नहीं। ये सिर्फ वहां बैठेंगे, सिटिंग है उनकी, सीइंग सिर्फ देखेंगे क्या चल रहा है, क्या लॉज बन रहा है, ठीक है। बस यही करेंगे। कांट वोट, कांट आस्क क्वेश्चन। ठीक है, कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा है कि अरे भाई हमने तो इंडियंस ला दिए तुम्हारी इंडियन काउंसिल के अंदर, ये बैठे हुए हैं। ना तो वो वोट कर सकते ना क्वेश्चन, बस देख सकते हैं किस चीज को, कि जो बजट बन रहा है, क्या लॉज बन रहे हैं मिलिट्रीज के, जितने भी पॉलिटिकल अफेयर्स है, पॉलिटिकल वर्क है, पॉलिटिकल अफेयर्स एटसेट्रा, ETC, ठीक है। इन सबको देख रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते, कर कुछ नहीं सकते, वोट नहीं दे सकते। मेजोरिटी किसकी है? ब्रिटेन,
ब्रिटिश मेंबर्स। पर हाँ इतना तो हुआ, हम आगे भी बढ़ेंगे, हम इंडियंस हैं, एक छोड़े थोड़े में हमारे कुछ नहीं होता है, हमारी आदत है उंगली करते रहना। तो जब ये इतना कुछ हो गया है तो गवर्नर, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है GIO को पावर दे दी है ऑर्डिनेंस की। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश, और वो वैलिड कब तक रहेगा? 6 मंथ्स। ठीक है, अब बात करते हैं अध्यादेश की। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा जो अभी तक चल रहा है। अब जो गवर्नर है GOI, आज पता नहीं मार कर ये अच्छा नहीं चल रहा, इंक थोड़ी सी कम हो गई है इसकी। GOI है, GOI चल रहा है, ये देगा ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस किसे देते हैं? ऑर्डिनेंस देते हैं हम अपनी सरकार को। जो ऑर्डिनेंस, जो इसकी सरकार क्या है? इसकी सरकार है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। ऑलरेडी बताया था, लेजिस्लेटिव लॉज बनाती है, एग्जीक्यूट करती है। जब ये दोनों सत्र में नहीं है, सेशन में नहीं है, ठीक है, सेशन होते हैं, विंटर सेशन, समर सेशन, बाद में पढ़ेंगे सारे सेशन, ठीक है, नाम भी नहीं देंगे अभी उनका, क्योंकि पजल हो जाएंगे। जिस चीज के पजल होने वाला है ना, पॉलिटिक्स पजल कर देती है अगर सारी चीज एक साथ पढ़ते हैं। कुछ देर के लिए भूल जाओ, हमें पता ही नहीं उस चीज को, तो सेशंस बुलाते हैं। अगर वो सेशन में नहीं है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई काम इमरजेंसी का आ गया है, इंडियंस ने कुछ कर दिया है, या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रूल आ गया है नया, और सत्र में नहीं है, सेशन में नहीं है गवर्नमेंट, लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव, तो इन लोगों को बुलाने के लिए ऑर्डिनेंस पास होता है। वो ऑर्डिनेंस पास है कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर ये लोग आएंगे, रूल बनाएंगे, लॉज बनाएंगे इमरजेंसी के टाइम, और अब 6 मंथ्स तक वो वैलिड रहता है। और अगर नहीं आते, ना रूल बनता है, ना उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, तो ये ऑर्डिनेंस खत्म हो जाता है। ये पावर मिल गई है किसको? गवर्नमेंट ऑफ, ये गवर्नर ऑफ इंडिया को। ये है एक्ट 1861। अब हम पढ़ेंगे काउंसिल एक्ट 1892। अब 31 साल तक तो आराम से शांति में इंडियंस पड़े हैं, भाई क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। अभी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। अब 31 से 1861 था, 31 हो गए, हाँ, 31 ईयर्स के बाद हमें फिर उससे होश आ गया है, भाई इतना बड़ी कंट्री है इंडिया, कितने मेंबर्स हैं? 3 ही मेंबर्स आए हैं, बता, कुछ कर भी नहीं पा रहा है ये, शांति नहीं पड़ रही इंडियंस को। अब हम गिरा, अब ये फिर से कहेंगे, क्या कहेंगे? इंक्रीज द नंबर ऑफ नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, यानी कि इंडियंस, into the Central Legislative Assembly, legislative process and provincial। अब उन्हें सेंटर में नहीं चाहिए, अब उन्हें चाहिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर भी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव प्रोसेस। जो 1861 का एक्ट था, इसने थोड़ी सी पावर दे दी थी, किसको?
लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रोविंशियल को भी। आज मार्कर थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा, पता नहीं तुम लोगों को दिखाई दे रहा है नहीं, कोशिश तो यही दिखाई तो देना चाहिए, कल देखते हैं। तो अब फिर से नंबर बढ़ाने की बात हो गई है कि भाई नंबर बढ़ाया जाए। अब ये कह रहे हैं कि नंबर तो बढ़ाया जाए लेकिन हम सिलेक्ट करेंगे, तुम किसी को भी उठा के, क्योंकि वो खुशी नहीं है राजाओं से, कुछ आता जाता है नहीं उन्हें, वैसे वो तलवे चाट रहे थे। तो जो ये नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे इन्हें नॉमिनेट किया जाएगा बाय बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो कमर्शियल देखता है, ट्रेड देखता है, इसमें से भी होगा, यूनिवर्सिटीज से भी होगा, जमींदार भी होंगे, म्यूनिसिपैलिटीज यानी पंचायत, नगर पालिका, पंचायत एटसेट्रा, इन सब से नॉमिनेट होना चाहिए। यानी कि अगर नॉमिनेट कर रहा है, इन सब से नॉमिनेट होगा तो वो इलेक्शन ही नहीं हो गया। इट इज ए फाउंडेशन ऑफ इलेक्शन बट नॉट ऑफिशियली। फाउंडेशन ऑफ इलेक्शन हो गया, इलेक्शन ही है ये, लेकिन ऑफिशियली नहीं कहा है कि भाई ये इलेक्शन है। इसे अभी तक क्या कहा गया है, सिर्फ नॉमिनेटेड मेंबर। इलेक्शन टर्म इज नॉट यूज्ड, इलेक्शन टर्म का यूज नहीं होगा इसके लिए। हो गया, ये है हमारा 1892 का एक्ट। अभी देखो अब इंडियंस कितने चालाक हो रहे हैं, होते जा रहे हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा लेकिन समझते जा रहे हैं। क्यों? तुम्हें पता है हमारे पास ये समझने की पावर कहां से आ गई? पहली बात इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते। ये सोच रहे होंगे राजा महाराजाओं के लिए संस्कृत पढ़ रहे हैं, गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, हमें एजुकेशन नहीं दे दी इन्होंने, इंग्लिश सिखा दी, इंग्लिश सिखा दी हमें। पब्लिक सर्विस कमीशन आ गया हमारा, सिविल सर्विस, पब्लिक सर्विस, सिविल सर्विस है ये। अब हमें आईएएस आईपीएस बना रहे हैं, ये पढ़ेंगे नहीं हम, दिमाग नहीं आएगा। तो अब हमें दिमाग मिल गया है कि भाई अब हम अपनी देश की सरकार को हम खुद चलाएंगे। इसके बाद रिफॉर्म्स आएगा। अब नेक्स्ट 1892 के बाद नेक्स्ट रिफॉर्म्स आया है 1909। रिफॉर्म्स का मतलब है जो ऑलरेडी एक्ट चला है उसके अंदर नया ऐड किया है। और इंडियन काउंसिल एक्ट, क्योंकि आ तो रहा है एक्ट काउंसिल के, रिफॉर्म्स के बाद भी तो वह एक्ट ही है, एक्ट 1909। इस एक्ट का क्या नाम है? मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मार्ले कौन है? अब देखो, अभी इससे पहले चल रहा था गवर्नर ऑफ इंडिया, GOI, सेक्रेटरी आया है। तो सेक्रेटरी मार्ले कौन होगा? सेक्रेटरी है ये, मार्ले सेक्रेटरी है, अकेला तो वो काम करेगा नहीं। मिंटो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मार्ले है, ये है मिंटो, मार्ले मिंटो। रिफॉर्म्स, ये दोनों रिफॉर्म्स लेके आए हैं कि इसमें क्या क्या रिफॉर्म्स किया जाए। अभी तक डिमांड चल रही थी कि
हमारे जो इंडियंस है उनका नंबर बढ़ाया जाए। अभी तक जो इंडियन काउंसिल के जो मेंबर्स थे उसके अंदर 3 मेंबर्स ऐड हुए थे, उसके बाद कह रहा है ऑलरेडी चल रहे थे 16, ठीक है, क्योंकि कुछ बीच में भी ऐड हुए हैं, तो 16 मेंबर से लेके 60 बना दिए जाए कि हमारे कम से कम 60 मेंबर तो होने चाहिए। ये कब आया, क्यों इतने अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स हुए हैं? 1858 के अंदर कांग्रेस आ गई थी, कांग्रेस की डिमांड है, कांग्रेस की डिमांड है और वहां उनके लीडर्स की, इसलिए ये बार बार इंडियंस इंक्रीज हो रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो 16 टू 60 मेंबर्स हो गए हैं। अब प्रोविंशियल के अंदर भी हमारा नंबर इंक्रीज किया जाए, गवर्नमेंट के अंदर भी इंक्रीज, नंबर इंक्रीजेस में भी हो। फिर जो इससे पहले जो मेंबर्स थे 1892 के अंदर, 61 के अंदर, वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, लेकिन ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कैन आस्क द क्वेश्चन, गिव अस द राइट। तो ये राइट दिया जाएगा, राइट टू आस्क द क्वेश्चन। राइट टू आस्क द क्वेश्चन, क्वेश्चन किस चीज पे होंगे? बजट के ऊपर, ठीक है, फाइनेंस के ऊपर, अदर्स मिलिट्री, सारे जितने भी फंक्शन है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन 1892 के अंदर क्या थोड़ा सा चेंज किया गया था कि वो क्वेश्चन तो कैन आस्क क्वेश्चन, लेकिन सप्लीमेंट्री नहीं पूछ सकते। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस का मतलब है कि जब एक बार आंसर दे दिया ना, तो आंसर के ऊपर फिर से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ये द सप्लीमेंट्री। अब इन्हें गवर्नमेंट सरकार को, हमारे इंडियन लीडर्स को चाहिए कि हम तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछेंगे, तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन आस्क, क्वेश्चंस कैन आस्क। ये है पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स। इसमें एक सबसे बड़ी, ये अभी तक अच्छी चीज आई है पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स के अंदर, लेकिन जो सबसे बेकार चीज लेकर आया, इंडियन सेटिस्फाइड है, जो नॉन सेटिस्फाइड एक्शन था इनका क्या था? अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस ऑफ मुस्लिम, हिंदू है, मुस्लिम्स, ठीक है, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है? मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन। इससे पहले की असेंबली थी इंडिया के अंदर, कम से कम पता नहीं कितने धर्म है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख है, ईसाई सिख क्रिश्चियंस है, ठीक है, ये सारे हमारे धर्म है। लेकिन मुस्लिम लीग 1905 के अंदर, 1905 के अंदर बंगाल विभाजित हुआ था, बंगाल डिवीजन, ऑन द बेसिस ऑफ धर्म, ठीक है, रिलीजन। फूट डालो एंड राज करो की नीति थी, बंगाल डिवीजन हो गया है। इस वजह से अब ये इन्होंने क्या दे दिया? सेपरेट रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम, कि अगर वोटिंग सिस्टम होता है, इलेक्शंस होते हैं, तो मुसलमान ही मुसलमान को वोट कर सकता है। मुस्लिम कैन वोट टू अ मुस्लिम।
यानी कि इलेक्शंस अब होंगे। अब इलेक्शंस होंगे, लेकिन इलेक्शंस होंगे तो उसमें हिंदुओं का इलेक्शंस अलग होगा और मुस्लिम्स का इलेक्शंस अलग होगा। अभी फिलहाल हिंदू मुस्लिम चल रहा है और यही रीजन रहा है सेपरेट इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम लीग के लिए और देश के बंटवारे के लिए, जो हिंदुस्तान बना है और पाकिस्तान बना है। बाद में यही सेपरेट इलेक्टोरल बनाएगा पाकिस्तान को, मुस्लिम लीग बनाएगा। आज का टॉपिक खत्म होता है यहीं पे 1909 पे। क्यों? क्योंकि अभी तक चल रहा था इंडियन काउंसिल एक्ट। आज हमने पढ़ा है कहां से कहां तक, 18, ये तो मार्कर चल ही नहीं रहा, 1858 टू 1909। कल देखेंगे 1909 के बाद 1947 तक, जितने भी हो सके कल देखते हैं। आज का लेक्चर होता है खत्म। अगर मेरा लेक्चर समझ आता हो तो लाइक कर सकते हैं, न्यू कमर्स है तो सब्सक्राइब करें, कोई डाउट है तो कमेंट करें। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज। वाइंड अप, ठीक है, खत्म करते हैं इस लेक्चर को।